अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सर्दियों की आमद है और उसके लिए कुछ तो हमें तैयारी करनी है। हमने इस सिलसिले में अपने प्रोग्राम में आज इनवाइट किया है वेरी टैलेंटेड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट मिस महानूर को। वेलकम मिस महानूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। महानूर, आप देखें, सितंबर इज गोइंग टू बी एंड। अब अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है और इसका मतलब है कि सर्दियां आ रही हैं। और सर्दियों की तैयारी तो ऐसे होती है कि उसके आने से पहले ही आपको थोड़ा बहुत फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं मिजाज में। और जैसे वो हमारा नजला, बुखार, जुकाम, ये सब चीजें बच्चों में बड़ों में देखने में मिलती हैं। तो हम वेदर के जो असरात है, मौसम के असरात हैं, उसको कैसे कम कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं? इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, सर्दियां आने से पहले जैसे मौसम चेंज होना शुरू होता है, साथ ही जुकाम, बुखार, गला खराब, आजकल हॉस्पिटल में यही बच्चों की और बड़ों की यही लाइंस लगी हुई होती हैं कि जी बुखार चढ़ गया या गला खराब हो गया। इसके पीछे जब भी हम बात करते हैं ये इस तरह की वायरल इन्फेक्शंस की, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बेसिकली, तो हम इम्यूनिटी की बात करते हैं। हमें इन सब से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को, अपने नेचुरल सिस्टम को, जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा कि वो इस तरह के असरात से हमारे जिस्मों को बचा सके। सही। और सर्दियों में फिर हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं और किस तरह से अपने इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि सर्दी के जो बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स हैं, असरात हैं, जो खास तौर पर जो कमजोर जिनका इम्यून सिस्टम होता है उन पे असरअंदाज होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे इसकी लपेट में आते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उनको किस तरह से वो सेहतमंद रह सकते हैं और कैसे अपने कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं? क्या करना चाहिए इस सिलसिले में? इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तो हमें सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करनी पड़ती है, प्रोटीन की बात करनी पड़ती है। अगर तो वो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं जिसमें फ्रूट्स इंक्लूड हैं, वेजिटेबल्स इंक्लूड हैं और प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स जिस तरह अंडा है, गोश्त, चिकन, इस तरह की चीजें हैं। अगर तो वो एक मतवाजन ग़िज़ा ले रहे हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो इनटेक कर रहे हैं, तो उनका ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। और जहाँ तक बच्चों की बात है या बड़ों की बात है, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हम गर्मियों वाले इफेक्ट्स को छोड़ना नहीं चाह रहे होते। ठंडा पानी, बिल्कुल। एसी में सोना, इस तरह की खट्टी-मीठी चीज़ें खाना, बाज़ारी चीज़ें खाना, बोतलें वगैरह पीना, वो भी ठंडी, बर्फ इसका इस्तेमाल करना। तो यही वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें फिर गला खराब और बुखार और इस तरफ ले जाते हैं। तो फर्स्टली मैं यही कहूँगी कि ठंडा पानी वैसे भी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आपको पता है गर्मियों में लोग किस तरह से बर्फ वाला और मशरूबात और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि उनको इन सब से रेज़िस्ट करना चाहिए। ये जितने भी बाज़ार में स्लश और ये बर्फ के बने हुए जितने भी गोले और इस तरह की चीज़ें जो हम गर्मियों में नॉर्मली ले रहे थे, अब हमें वो सब छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है मौसम चेंज होना शुरू हो गया है। तो अगर भी अभी भी हम यही ठंडे और इस तरह की चीज़ें लेते चले जाएँगे, तो फिर तो डेफ़िनेटली हम बीमारी की तरफ ही चले जाएँगे। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक इसी से रेलेवेंट मुझे ख़्याल आया कि जैसे ख़वातीन में भी आम तौर पर इफ दे आर अबव 35 और 30 भी, तो वो उनमें आजकल के मौसम में जब मौसम बदल रहा होता है तो टाँगों में दर्द और कमर में दर्द या थकावट, उनको जो असाबी थकावट होती है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? या उनको क्या करना चाहिए, कैसी खुराक लेनी चाहिए कि उनकी ये थकावट जो है ना हो और वो ठीक और नॉर्मल फ़ील करें? उसमें भी बेसिक फिर बैलेंस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। असल में हमें एसियों में सोने की आदत है, हम लोग मतलब बड़े बर्गर बच्चे आजकल बने। मौसम चेंज हो रहा है, अगर अभी भी हम एसी में सोते हैं, एसी में आजकल ठंड लग रही होती है, सीरियसली मतलब हाँ जी। ब्लैंकेट या तरह की लेनी पड़ती है। तो खवातीन जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी वीक होती है, सारा दिन घर के काम कर कर के उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हुई हुई होती हैं, और फिर वही बात कि उनमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें मतलब खाने का रिवाज नहीं होता है। वो चाय पी रही होती हैं, दूध नहीं पीती। तो चाय में तो दूध का कैल्शियम नहीं हो सकता ना, वो तो ज़ाया हो जाता है जैसे ही हम उसमें पत्ती ऐड करते हैं। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उनमें हुई भी होती है, जब वो एसी या इस तरह सुबह उठती हैं, एसी से एकदम कमरे से बाहर जाती हैं, तो वो गरम-ठंडे वाला वो एक हिसाब हो जाता है कि बाहर गर्मी है
और अंदर सर्दी है, तो इस वजह से उनकी बोन्स जो है ना वो मतलब दर्द करती हैं क्योंकि वो वीक हो चुके हुए होते हैं। तो इस सब से बचने के लिए उनको जो है वो कैल्शियम लेना पड़ेगा, विटामिन डी लेना पड़ेगा, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि उनके सही। ये जितने भी मसाले जो हड्डियां दर्द करती हैं ना वो इसीलिए होती हैं, अगर मैं नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में बात करूं, क्योंकि वो खोखी हो चुकी हुई होती है। हड्डियों का जो बोन बिल्कुल है। मिनरल बीएमडी कहते हैं, वो लूज हो चुका हुआ होता है। इस वजह से जो है ना सही। उनको ये मसाले आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, गर्मियों में तो आमतौर पर नट्स या ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्मियों में ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो सर्दियों में आप कौन कौन से जो नट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप रेकमेंड करती हैं, पर्टिकुलरली खवातीन के लिए? अगर वो रूटीन में जैसे एक मुट्ठी भर लेना चाहिए तो वो कौन कौन से लें जिससे कि उनकी कैल्शियम का लेवल जो है वो हाई हो? क्योंकि अब बात कैल्शियम की तरफ चल पड़ी है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अब चूंकि सर्दियां हैं तो और कितने मंथ्स तक या कितने अरसे तक वो ले सकती हैं, यानी वो सेफ है कि वो लें और कितनी मिकदार में? फर्स्ट थिंग इज, आपने भी जिस तरह कहा कि गर्मियों में लोग लेते नहीं है, मेन थिंग इज कि हमें ये कंसेप्ट ही तो चेंज करना है। मतलब नट्स खाने से कोई चीज गर्म ठंडी नहीं होती है। फूड का तो कोई थर्मल इफेक्ट होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता जितना हमने गर्म ठंडे के कंसेप्ट को जो है ना वो चला दिया हुआ है। मैं पर्सनली, मेरा ये मानना है एज अ डाइटिशियन कि हमें थ्रू आउट द ईयर ये मतलब ऑलमंड्स और पिस्ताचियोज, मतलब इस तरह के डिफरेंट जो नट्स हैं, सीड्स हैं, वो लेने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इस तरह की चीजें होती हैं जो थ्रू आउट द ईयर हमारी बॉडी को चाहिए होती है। ये ऐसा नहीं है कि सर्दियों में ये चीजें चाहिए और बाकी गर्मियों में ये चीजें हमें हमारी बॉडी को चाहिए ही नहीं है। ये थ्रू आउट द ईयर चाहिए होती है। लेकिन फिर बात ये आती है कि आप उसका पोर्शन साइज कंट्रोल करें। हम जिस तरह की सर्दियां भी आ गई हैं, आप देखेंगे पीनट्स हम लेकर आते हैं तो अगर किलो 2 किलो आती हैं तो हमने जब तक खत्म नहीं होनी होती हम उठते नहीं है। मतलब बिल्कुल। हमें पोर्शन साइज का ये चीज फिर हार्मफुल है। अगर आप किसी चीज को बेनिफिट के लिए ले रहे हैं और आप उसका एक्सेस इनटेक करते हैं, डेफिनेटली वो भी तो फिर नुकसान कर रही होती है, जिस तरह मेडिसिन वगैरह कर रही होती है। तो ये चीज हो सकती है कि गर्म ठंडा मतलब मैदे में गर्मी हो जाना, और उसके पीछे भी बेसिक रीजन ये होता है कि हम वाटर का इनटेक प्रॉपर नहीं कर रहे होते। यानी सही। अगर हम बादाम और इस तरह की चीजें ऑप्टिमल अमाउंट में खा रहे होते हैं, आपको मैं बताऊं, एक बादाम मतलब एक सर्विंग अगर हम दें तो उसमें 4 से 6 बादाम आते हैं ओनली। लेकिन जब हम खाने पर आते हैं तो हम मुट्ठी भर खा रहे होते हैं और बेदरेक खा रहे होते हैं। तो ये मेजर इशू है कि हमें पोर्शन साइज का पता नहीं चल रहा होता। बाकी सर्दियों के हवाले से अगर मैं बताऊं तो जितने भी अल्लाह ताला ने नट्स हमारे लिए दिए हैं, मतलब जितनी भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं ड्राई फ्रूट्स की सूरत में, वो सब हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, उसका एक पोर्शन साइज होना चाहिए। हम एक मुट्ठी भर लेंगे तो दैट्स इनफ। अगर इसे ज्यादा कंज्यूम करेंगे, यानी पीनट्स अगर खाते चले जाएंगे, डेफिनेटली फिर मुंह पे दाने बनने शुरू हो जाते हैं और इस तरह की बिल्कुल कंडीशंस ऐसे ही। आती हैं, टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं खुद से बॉडी। मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगी। एक मशीन होती है, जब उसको ज्यादा काम करना पड़ता है ना तो वो गर्म हो जाती है। लेकिन एक मशीन को जब थोड़ा काम करना पड़ता है, इतना काम नहीं करना पड़ता, तो डेफिनेटली वो गर्म नहीं होती। अब बादाम है, अगर हम उसको होल ले रहे हैं, उसका छिलका है, छिलके में फाइबर पोर्शन होता है और ऐसे ऐसे फाइटोकेमिकल्स और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो वाकई हमें चाहिए। हम जब वैसे ही खाते हैं तो बादाम आपको पता है थोड़ा सा हार्ड होता है, चबाना पड़ता है, और फिर स्टमक जब उसकी डाइजेशन करता है ना तो बॉडी को थोड़ा सा टाइम लगता है। बॉडी इज अ टाइप ऑफ मशीन, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करने में। सो वी कंसीडर इट एज कि ये जी गर्म है। जब हम उसको ओके। भिगो देते हैं ना, तो उसके जो मतलब छोटे छोटे एयर स्पेसेस होती हैं बादाम के अंदर, उसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसमें पानी चला जाता है, वो थोड़ा सा नरम पड़ जाता है। कुछ हम उसका छिलका उतार देते हैं, उसका फाइबर पोर्शन रिमूव कर देते हैं, और जब वो बादाम थोड़ा सा नरम हो जाता है तो वो चबाया भी आराम से जा रहा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा नरम होता है, तो उसकी डाइजेशन भी इजीली हो जाती है। सो वी कंसिडर इट एज कि ये ठंडा है। मतलब जब हम भिगो सही। के खाएंगे तो वो ठंडा हो जाएगा, एज अ होल खाएंगे मतलब जैसे वो सख्त होता है तो वो गर्म रहेगा। ये सिर्फ इतना सा है। वैसे हम दोनों तरीके से खा सकते हैं। अगर मेरे से कोई क्लाइंट पूछता है, पेशेंट पूछता है कि किस तरह से, तो मैं कहती हूँ जैसी आपकी मर्जी, क्योंकि बॉडी को जिस तरह की आपने आदत डाली हुई है वो उसी तरह से हैबिचुअल होती है और फिर उसी तरह से रिएक्ट भी कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जो अब जो जैसे फ्लू बुखार और ये सब चीजें, जो उसमें आप क्या ले सकते हैं, किस तरह आप गाइड करेंगी कि कैसी खुराक लें ताकि बुखार और उसमें भी आराम मिले और एक सूदिंग इफेक्ट हो? किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? जब हम स्पेशली मतलब जब गला खराब होता है, खांसी आती है, जुकाम, तो साथ ही बुखार हो जाना होता है। तो बिल्कुल। बुखार में जब भी हम डाइट देते हैं तो वो हाई प्रोटीन देते हैं, मतलब उसमें प्रोटीन पोर्शन ज्यादा होता है ताकि बॉडी की कुव्वत मुदाफियत नेचुरली इतनी स्ट्रांग हो जाए कि हम इस डिजीज को ओवरकम कर दें, हमें दवाइयों की ठीक तरफ है। जाना ना पड़े।
और सही। जुकाम चूंकि एक वायरल इन्फेक्शन है तो उसका अक्सर हमने सुना होगा कि अगर दवाई खा लो तो 7 दिन में ठीक हो जाएगा, ना खाओ तो हफ्ते में ठीक हो जाएगा। मतलब उसके साथ दवाई का कोई लिंक नहीं होता। वायरस ने 3 to 7 डेज के लिए आपकी बॉडी में रहना और उसने रहना ही रहना। तो इससे सही। ये है कि हम हेल्दी डाइट लें, हम एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट लें, हम नाश्ते में अंडा लें ताकि वो प्रोटीन रिच हो जाए। अब जिस तरह गला खराब है तो लाल मिर्च वाली या इस तरह की चीज बनी हुई अवॉइड करें। काली मिर्च ले सकते हैं, हरी मिर्च और थोड़ा सा नमक के साथ अगर हम खिचड़ी बना लेते हैं तो खिचड़ी में चूंकि दाल डलेगी, मूंग दाल जिस मतलब नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो प्रोटीन रिच है। इसके अलावा दाल मतलब जितनी भी हमारे पास दालें वगैरह होती हैं ना वो सब प्रोटीन रिच हैं। इसके अलावा काले चने हैं, उसमें बहुत अच्छे लेवल का प्रोटीन पाया जाता है। सफेद चने हैं। इसके अलावा मतलब अगर हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी में भी एक खास मिकदार में प्रोटीन प्रेजेंट होता है अगर वो गंदुम की रोटी है। इसके अलावा दलिया वगैरह अगर हम लेते हैं उससे भी हमें प्रोटीन मिलता है। आजकल ओट मील का रिवाज हुआ हुआ है, मतलब जई का दलिया जो होता है वो डब्बों में पैक मिलता है, वो एक रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। इसके अलावा जो हमारे पास नट्स वगैरह है, बादाम, पिस्ते, काजू, इस तरह की चीजें हैं, इनमें भी प्रोटीन की एक खास मिकदार जो है ना वो प्रेजेंट होती है। और जहां तक बात है बजट फ्रेंडली की, अंडा जो है वो एक कंप्लीट प्रोटीन है। और आजकल मेरा हाल है यही कोई 10, 11, 12 रुपए का अंडा आता है, तो अगर आप किसी बीमार इंसान को एक दिन में अंडा दे देते हैं ना तो इट्स हेल्दी उनके लिए। और जो जिस तरह बुखार में मतलब कुछ चबाने का दिल नहीं कर रहा होता, जिस समय से तप रहा होता है, तो उस केस में अगर आप उनको सूप बना के दें, मतलब सब्जियों या दालों के साथ कोई सूप बना दें या उसमें कोई चिकन अंडा डाल के कोई सूप, मतलब एक लिक्विड कंसिस्टेंसी का भी हो जाएगा जो इजीली उनके उनसे खाया भी जा रहा होगा और वो एक प्रोटीन रिच भी होगा जो उनकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा। सही। अच्छा, सर्दियों में एक और प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बहुत सर्दी लगती है, उनको फील होती है बहुत ज्यादा, पाँव मुसलसल ठंडे रहते हैं। और कुछ लोगों को गर्मी, अगर वो ज्यादा ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, या वही बात अगेन मैं कॉमन लैंग्वेज की इस्तेमाल करूंगी कि गर्म चीजें ज्यादा लेंगे तो उनको फिर जैसे चेहरे पे दाने बन जाएंगे, हाथ पैर जलेंगे, पसीना आएगा। तो इन दोनों को बारी बारी जरा बता दीजिए कि कैसे वो अपने टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ उसको बरकरार रखें या उसको मेंटेन करें, कि क्या करना चाहिए दोनों के लिए। अच्छा, एक बड़ी कॉमन सी लैंग्वेज है, मतलब मजाक में भी लोग इसको कहते हैं कि सर्दी और बिस्ती जितनी इस्तेमाल करें ना उतनी लगती है। अगर हम उसको ओह माय मतलब गॉड। सोचे नहीं, मतलब उसको फील ना करें तो उतनी कम लग रही होती है। यही मेजर सही। कंसेप्ट है। कुछ लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं थोड़े से, उनके बॉडी सही। में जो कैलोरीज होती हैं या जो फैट की लेयर्स होती हैं, एडिपोज टिश्यूज वगैरह होता है वो इतना ज्यादा नहीं होते, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा लग रही होती है। लेकिन कुछ लोग सही। होते हैं जो थोड़े से बल्की होते हैं, उनको जरा चर्बी की लेयर्स ज्यादा होती हैं, तो चर्बी चूंकि उनको एक इंक्यूबेट कर देती है तो उनको जो है ना वो सर्दी कम लग रही होती है। तो दोनों ठीक। ही सूरतों में इट्स नेसेसरी कि वो बैलेंस डाइट लें। जिनको गर्मी ज्यादा लग रही होती है इट्स मीन तो उन्होंने नट्स या इस तरह की कोई गर्म चीज, वही कॉमन लैंग्वेज में मैं कहूंगी जिस तरह प्रोटीन बेस्ड कोई मील है या कोई नट्स वगैरह हैं, वो ज्यादा इंटेक कर लिया जिनकी वजह से उनका जिस्म का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया और उनको गर्मी लग रही है, उनका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा रेज कर गया। एज कम्पेयर टू दोस्त जिनको सर्दी लग रही होती है वो प्रॉपर मील इंटेक नहीं कर रहे होते। अगर वो प्रॉपर कैलोरीज इनटेक नहीं करते, मतलब खुराक नहीं ले रहे होते, तो डेफिनेटली उनको सर्दी लग रही होती है, क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो उस मतलब इन्वायरमेंट को या उस वेदर को जो है ना वो बेयर कर सके। जब हम कैलोरीज सही। की बात करते हैं तो हम कैलोरीज की अगर कॉमन डेफिनेशन पढ़े ना तो उसमें भी यही होता है कि कितने परसेंट जो है ना वाटर का टेम्परेचर रेज कर जाएगा। मतलब अगर हम ऑप्टिमल डाइट लेते हैं अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो कैलोरीज ले रहे होता है ना, तो हमारी बॉडी बिल्कुल जो थर्मोजेनेसिस और नेचुरल मैकेनिज्म्स होते हैं वो रेगुलर चल रहे होते हैं। फिर हमें किसी भी ऐसी मतलब बात सुनने को मिल ही नहीं सकती है कि जी मुझे सर्दी ज्यादा लगती है या मुझे गर्मी ज्यादा लगने लगती है। यहाँ पर मैं एक चीज नोटिफाई करवाना चाहूंगी, वो लोग जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है या जी। वो लोग जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं, कुंकोर है, लोप्रिल है या इस तरह की मेडिकेशन हैं जो कॉमनली ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती हैं, उन वो ज्यादातर ये कहते हैं कि जब उनको सर्दी लगती है तो बहुत ज्यादा सर्दी लगने लग जाती है और जब गर्मी लगती है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लग जाती है। तो समहाउ ये उनके मेडिकेशन का इफेक्ट हो सकता है। और इसके अलावा जो उनके लिपिड प्रोफाइल चेंज है जिसकी वजह से उनको बीपी का इशू है, तो ये भी एक मेजर इशू आ सकता है कि उनको इस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो है ना वो इस तरह की फीलिंग से ज्यादा जरा सेंसिटिव हुआ हुआ होता है। थोड़ा सा ट्रिगर मिलता है वो साथ ही जो है ना वो रिस्पॉन्ड करता है कि जी सर्दी ज्यादा हो गई है, फिर थोड़ा सा गर्मी का ट्रिगर मिलेगा तो वो साथ ही कहेगा जी गर्मी ज्यादा लगने लगी है।
ये डिपेंड करता है डिफरेंट बॉडी टाइप्स पर, बॉडी कंपोजिशन पर, कि उनकी फीलिंग्स क्या है। फिर वही बात कि जितना ज्यादा फील करेंगे उतनी ज्यादा जो है ना वो फील हो भी रही होती सही। अच्छा, बच्चों के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, उन पे बीमारी बड़ी जल्दी हमला करती है। और चूँकि वो एक बाज़ दफ़ा इतनी बल्कि अक्सर ही प्रॉपर डाइट नहीं लेते, या फिर किसी भी वजह से वो फिर कमज़ोर से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, और उनका बुखार, और मेरा ख़्याल है मंथ में बाज़ दफ़ा 2-2 दफ़ा एंटीबायोटिक उनको इंट्रोड्यूस कराना पड़ती है। तो है। ऐसी कौन-सी डाइट उनको दी जाए शुरू से ही? जैसे मेरे ज़हन में आ रहा था कि अगर दूध में अंडा मिक्स करके उनको दिया जाए, अगर जो बच्चे फीडर लेते हैं, बॉटल मिल्क लेते हैं, वैसे अगर नहीं खा सकते, तो ये क्या उनके लिए बेहतर होगा, या उनको हनी दिया जाए? और किस उम्र से बच्चे को हनी देना चाहिए, शहद जो है? तो इसको ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दें, या इसके अलावा छोटे बच्चे 1 साल के, कुछ महीने के या 2 साल के, उनको और इसके अलावा अंडे, शहद के अलावा कौन-सी खुराक दी जा सकती है, ताकि वो उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो, और वो आए दिन जो बीमार हुए होते हैं, और उनको फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे कंट्री में आपको पता है एंटीबायोटिक्स के बगैर डॉक्टर्स कोई चीज़ रिकमेंड ही नहीं करते। आप उनके पास महीने में 3 दफ़ा जाएँगे, दे विल रिकमेंड एंटीबायोटिक्स। तो जी बताइए इस सिलसिले। सबसे पहले तो ये हमारा बहुत मतलब कंसेप्ट बना हुआ है, बच्चे फीडर पीते हैं, दूध पीते हैं। फर्स्टली तो जिस तरह आपके मुँह से भी निकला है, तो मुझे एक बात याद आ गई है यहाँ पर लोगों को बताने के लिए कि फीडर जो है वो अगर आप ज़्यादा देर उम्र तक देते रहते हैं, लाइक 1-2 साल तक के बच्चे को फीडर पे रखते हैं ना, तो एक तो उसकी कैविटीज़ मतलब दाँत उसके खराब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप उसको ज़्यादा फीडर दे रहे थे, अब जिस तरह कल मेरे पास एक पेशेंट आई थी अपने बच्चे को लेके, उनकी बेटी 2.5 पौने 3 साल की थी, एंड शी सेड कि ये कुछ खाती ही नहीं है। तो जब मैंने उनकी कंप्लीट हिस्ट्री ली ना, तो उन्होंने कहा कि मैं इसको दूध देती हूँ, दूध ठीक पी लेती है, लेकिन जब मैं इसको खाना देती हूँ, तो खाती ही नहीं है। देन मैंने उनसे पूछा सही। कि आप इसको कितनी दफ़ा दिन में दूध देती हैं? मतलब कितने फीडर देती हैं? शी सेड मैं इसको यही कुछ 6 से 7 फीडर पिला देती हूँ। एंड आई वाज़ शॉक्ड कि ओह 6 माय से 7 गॉड! फीडर पिला देती हैं, एंड शी वाज़ एनीमिक। जो बच्ची थी वो एनीमिक थी, उसमें खून की कमी थी, उसका एज आई थिंक 8.2 और 3 इतना था। तो मैंने कहा कि सही। आप 6 से 7 पीरियड दे रही हैं, तो कहती है नहीं बाज़ दफ़ा 4 से 5 भी दे देती हूँ। तो मैंने कहा बीबी अगर तुम इतना ज़्यादा दूध ही उसको देती जाओगी, उसके जिस्म में कहाँ जगह रहेगी कि वो बाकी खाना खा सके। बिल्कुल हमने ऐसे ही है। रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि 1 साल का जब बच्चा हो जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं आपने सिर्फ़ इसको 2 दफ़ा फीडर देना है, 2 दफ़ा सही। दूध देना है। मतलब जो हम दूसरा मिल्क दे रहे होते हैं, मदर फीड पे तो बच्चा होता है ना 2 साल तक। लेकिन अगर बिल्कुल। आप उसको फीडर या दूसरा गाय या भैंस का दूध दे रही हैं, तो वो सिर्फ़ हमने 2 दफ़ा देना है, ताकि जब दूसरी दफ़ा बच्चे को भूख लगे तो हम कोई ना कोई खुराक दें। क्योंकि दूध उसको सिर्फ़ कैल्शियम दे रहा होता है, बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहा होता। और 6 महीने में जब हम कहते हैं कि बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा दें, तो तब हमने उनको आयरन देना होता है। क्योंकि 6 माह तक तो बच्चा आयरन अपनी माँ के पेट से लेकर आता है, 6 माह तक वो इस्तेमाल कर लेता है। 6 माह के बाद अगर हम उसको आयरन रिच फूड्स नहीं देते, जिस तरह कोई खजूर है, फ्रूट है, दलिया, ओट्स, इस तरह की चीज़ें अगर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, तो वो एनीमिक हो जाता है। मतलब उनमें खून की कमी आना शुरू हो जाती है। और यही मेन रीज़न है कि बच्चे की छोटी उम्र से ही इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है। उनकी कुव्वत-ए-मुदाफ़ियत इतनी रहती ही नहीं है कि ज़रा-सा भी मौसम चेंज होता है, वो फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। फिर उनको बिल्कुल दवाइयों ऐसे पे ही है। डाल दिया जाता है। फिर दवाइयों को असर करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, तो जब बच्चा बीमार होता है, वो वैसे ही नहीं खा रहा होता। फिर माँ उसको दूध पे डाल देती है। तो ये बड़ा इश्यू है कि हम समझते हैं कि शायद अगर दूध पी लिया तो ठीक है, दूध तो पी ही लिया ना, बट दूध उसको कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। हमें उसको कुछ और देना पड़ेगा कि उसका न्यूट्रिएंट्स जो है ना, उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना, वो प्रॉपर पूरी हो जाए। तो डिफरेंट पूरी ऑप्शंस हो। हैं, जिस तरह अगर सही। 6 माह का कोई बच्चा है जिसको माँ ने कोई फीड वगैरह इंट्रोड्यूस करवानी है, उसको खिचड़ी, दलिया या चावल बिल्कुल बारीक से बना के, मतलब बिल्कुल पतले से कंसिस्टेंसी से बना के, क्योंकि बच्चा चबा नहीं सकता अभी, साबूदाने की खीर, इस तरह की चीज़ें दी जा सकती हैं। फिर जब वो 7-8 महीने का होता है, उसको आलू उबाल के, शकरकंदी उबाल के दी जा सकती है, गाजर, मटर इन सबको बॉयल करके जो है इसकी प्यूरी बना के, इस तरह की चीज़ दे सकते हैं। क्योंकि बेसिक हमने उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। हमारे पास अल्लाह ताला ने इतने नेचुरल चीज़ें दी हुई हैं हमें कि हम अगर वो बच्चों को खिलाना शुरू कर देते हैं, तो वो खुद ब खुद सेहतमंद हो जाते हैं। उनकी ग्रोथ प्रॉपर होना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही बच्चा तकरीबन 8-9 माह की उम्र में आता है, तो उसको फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाएँ। केला मैश करके दे दें, सही। खजूर उसके हाथ में पकड़ा दें, बॉडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसका वेट मेंटेन हो जाएगा, हाइट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे ही बच्चा 5 साल के गेट से बाहर आ जाता है ना, वो फिर स्कूल गोइंग हो जाता है। फिर स्कूल जाना, उसने अपनी मर्ज़ी से खाना, फ्रेंड्स में बैठना, फिर उनकी हैबिट्स डेफिनिटली चेंज हो जाती हैं।
5 साल तक वो कहते हैं ना कि माँ के हाथ में, तो माँ उसको बिल्कुल जितना ऐसे ही। ज़्यादा उसको न्यूट्रिएंट स्टोर भर सकती है ना, तो वो भर। तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि आजकल की माएँ ज़रा मॉडर्न टाइप की हैं, मोबाइल्स वाली हैं, तो उनको ज़रा मोबाइल छोड़ के अपने बच्चों की तरफ भी आना चाहिए, क्योंकि मैं इस टाइम प्रोफ़ेशन में हूँ, मैं फ़ील्ड में हूँ। तो मैं यहाँ पर यही देखती हूँ, माएँ कहती तो हैं कि हम देते हैं, पर पूछो कितनी दफ़ा देते हैं? जब माँगे तो दे देते हैं। भई बच्चा नहीं हम्म। माँगता, उसको नहीं पता कि मैंने खाना है, उसने तो रोना है और इरिटेट होना है। फिर ये हमें पता चलेगा कि हाँ, इसको भूख लगी है, तो माँ ने देना है ना हर 2 से 3 घंटे के बाद उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए। सही। अच्छा, अब चूंकि हम बच्चों की ही बात कर रहे हैं तो साथ ही एक और बात ऐड करती जाएं प्लीज, के कोविड-19 में आपको पता है लॉकडाउन हुआ और अभी भी एसओपीज को फॉलो करते हुए स्कूल्स ओपन हैं और स्कूल्स खुले हुए हैं, तो अब बच्चे लंच क्या लेके जाएं? और सर्दियां जाहिर सी बात है आ रही हैं, तो किस तरह का लंच उनको दिया जाए जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी हो और वो शौक से खाएं, टेस्टी भी हो और हेल्दी हो खास तौर पर, ताकि इसमें वो ये है कि जी वायरल डिजीजेस से बच सकें। सबसे पहले तो ये उनके लंच में प्रोटीन पोर्शन एक मेजर पोर्शन होना चाहिए। मतलब आप उनको कीमे के कबाब या चिकन के कीमे के कबाब या वैसे चिकन के कोई पीस, मतलब इस तरह से उनको रख के दें। अगर आप उनको सैंडविच देना चाह रही हैं तो चिकन को बॉयल करके श्रेड करके थोड़ा सा मायोनीज और इस तरह से उसकी ड्रेसिंग बना के वो ब्रेड के साइज में सेपरेट करके ये दे सकती हैं। चिकन जो है वो स्टीम करके दे सकती हैं। या अगर बच्चा उबले हुए अंडे का शौकीन है, मतलब अंडा उबाल के उसको मायोनीज में ड्रेसिंग उसकी बना के, जिस तरह हम क्लब सैंडविचेस या कोल्ड सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं, उस तरह ठीक से है। दिया जा सकता है। होममेड नगेट्स बना के दिए जा सकते हैं, जिनको हम बाद में जो है ना वो कैनोलिव ऑयल में फ्राई करेंगे, तो एक तो वो ऑयल भी हेल्दी हो जाएगा और वो जो चिकन है उसको प्रोटीन भी बच्चे को जो है ना वो प्रॉपर मिल जाएगी। और इसके साथ एक फ्रूट का पोर्शन ज़रूर ऐड करें, मतलब बच्चे को साथ कोई एप्पल काट के प्यारा-प्यारा सा, या एप्पल के ऊपर अगर आप पीनट बटर थोड़ा-सा लगा के, तो एप्पल के हम्म। सैंडविचेस बना सकती हैं। तो चिकन रख के वो रोल करके दे सकती हैं, कबाब रख के दे सकती हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये डिपेंड करता है कि माँ मेहनत कितनी करना चाहती है। लेकिन सही दें उसको सही। कंप्लीट ठीक। प्रोटीन पोर्शन रखें, उसमें थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन रखें। इसके अलावा उसमें फ्रूट का पोर्शन ज़रूर ऐड करें। और जो भी आप उसको कबाब या इस तरह की चीज़ देते हैं, कोशिश करें उसमें कोई ना कोई वेजिटेबल ऐड हो जाए। जिस तरह सैंडविच है उसमें कुकुम्बर्स ऐड किए जा सकते हैं, अनियन ऐड किया जा सकता है, इस तरीके से। ताकि वो मतलब फूड कॉम्बिनेशन होगी ना, तो एक पूरा लंच बॉक्स में 5 फूड ग्रुप्स पूरे होंगे, वो हेल्दी भी होगा और वो बच्चा पेट भर के खा भी लेगा। क्योंकि आपको पता है ब्रेक्स वगैरह उन्होंने कहा नहीं होंगी, और ये भी बड़ा बेनिफिशियल है कि बच्चे बाहर की चीज़ें खाना छोड़ देंगे। घर से लंच लेके जाएँगे और बिल्कुल, ले सबसे जाएँगे। इम्पोर्टेंट बात ये। अच्छा, और अगर वो उनको डेट्स दी जाएँ, हुँ। खजूरें या फिर इस तरह से नट्स वगैरह भी साथ दे दिए जाएँ, तो इस ये भी मेरा ख़्याल है ये बेटर भी होगा, बेटर होगा, बल्कि उनके लंच मेरे में। पास एक रेसिपी है। मैं अक्सर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, क्योंकि उनको मीठे की क्रेविंग्स हो रही होती हैं और स्पेशली बच्चे भी। और जो मेरे जी, पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बिल्कुल। आते हैं, तो उनको मैंने कोई ना कोई ऐसा थेराप्यूटिक फूड देना होता है कि उनकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाए, लेकिन वो डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट में भी रोल प्ले कर रहे हों। तो मेरे पास एक बार्स मैंने बनाए थे डायबेटोलेट के नाम से। उसमें खजूरें चाहिए होती हैं, जिनको रात को दूध में भिगो देना है और वो सुबह तक थोड़ी-सी नरम हो जाती हैं। ओट्स मिलते हैं, मतलब क्वार्टर के ठीक ओट्स का है। पैकेट मिलता है, वो थोड़े-से उसमें ऐड होंगे। जो भी हमारे पास नट्स हैं, बादाम है, अच्छा। पिस्ता, काजू, अखरोट, इस तरह की चीज़ें, वो थोड़े-से मुनासिब मिकदार में, वो चीज़ ऐड करके इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। तो ये एक पेस्ट सा बन जाता है, मतलब एक थिक सा ना पेस्ट बन जाता है। फिर हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बना लें, इनको कोकोनट ग्रेट किया हुआ उसके बीच कोट करें और इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर लें। जब वो थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो बॉक्स में डाल के अगर सही। रख लें, तो ये एक अगर बॉल बच्चे को दे दिया जाए, तो उसके मीठे की क्रेविंग में जो उसको टॉफ़ी खानी है ना, वो ये खाएगा तो वो टॉफ़ी भी खा लेगा और न्यूट्रिएंट्स भी उसके अंदर चले जाएँगे। और अगर कोई शुगर का मरीज़ है, तो सही, अगर सही। वो मतलब उसको मीठे की क्रेविंग है, बजाए इसके कि वो व्हाइट शुगर या किसी कैंडी की तरफ जाए, तो अगर वो ये एक बार ले लेगा, तो इसमें नट्स भी हैं, दूध की भी ग़िज़ाइयत है, इसमें डेट्स भी हैं, उसको चली जाएँगी, तो उसकी क्रेविंग्स भी पूरी हो जाएँगी और उनको न्यूट्रिशन भी चली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, हमने उनको पोटेशियम रिच डाइट देनी होती है। सही। जो डेट्स हैं हमारे पास, वो पोटेशियम ठीक रिचेस्ट है। सोर्स होती हैं। पोटेशियम मतलब उनमें बड़ा एडिक्वेट अमाउंट में प्रेज़ेंट होता है। तो अगर वो इस तरह की एक बार कंज़्यूम कर लेती हैं, तो उनसे उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात नोटिफ़ाई करवा दूँ कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स इस तरह के बार्स यूज़ करेंगे, वो उसमें नट्स की अमाउंट थोड़ी-सी कम रखेंगे। और रोस्टेड नट्स, मतलब जो नमक सही, वाले सही। नट्स होते हैं ना, जो रोस्ट किए हुए होते हैं, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हमने नमक नहीं देना होता सही। और नट्स भी इतना ज़्यादा नहीं देने होते कि उनका बीपी रेज़ कर जाए।
तो वो थोड़ी सी क्वांटिटी कम करके डेट्स वाले पोर्शन ज्यादा कर लें और ओट्स वाला पोर्शन ज्यादा कर लें, तो वो भी ये बार यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे डिफरेंस पूछना चाहूंगी कि जो जैसे पीनट्स हैं, रोस्टेड पीनट्स पैकिंग में आपको मिलते हैं, इसके अलावा आलमंड्स या फिर काजू खास तौर पर, और पिस्ता भी, ये सब चीजें, तो क्या ये उतने ही बेनिफिशियल होते हैं जितने कि रॉ फॉर्म में जब हम उसको छील के खुद खाते हैं? एक्चुअली बेनिफिशियल तो मतलब न्यूट्रिएंट तो उसके अंदर यही होते हैं, लेकिन जो वो प्रोसेस्ड हो जाते हैं ना, एक उसमें प्रोसेसिंग वाला एक आ जी। जाता है। जब उसको भून रहे होते हैं, रोस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड हुआ हुआ होता है। वो रॉ नमक अगर आपके अंदर जाएगा, वो वाटर रिटेंशन करेगा, ब्लड प्रेशर के इश्यूज या सीवीडी के इश्यूज बिल्कुल। कॉज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सोडियम नहीं देना होता ना ज्यादा। और उन्होंने जी जी प्रोसेसिंग के बिल्कुल। दौरान कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट भी ऐड किया होता है ताकि वो खराब ना हो जाए। तो वो प्रिजर्वेटिव्स इट के केमिकल्स भी, हाँ, केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स प्रिजर्वेटिव्स या यूज कुछ किए हुए होते हैं, या कोई गैस वगैरह उसके अंदर इन्फ्यूज की भी होती है ताकि ये इनकी डैमेज को जो है ना वो रोका जा सके। तो ये चीजें जो है वो हमारे लिए बिल्कुल। बेनिफिशियल नहीं हो सकती। बेटर इज कि आप जितना ज्यादा नेचुरल चीजों के क्लोज रहते हैं ना, आप उतनी ज्यादा अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती चीजें दी हैं ना, वो इसीलिए दी हैं ताकि हम उससे बीमार ना हो। हमने खुद अपने ट्रैक्स चेंज करके और अपने लिए वो आसानियां पैदा करके कि मूंगफली को छीलना ना पड़े, नाखून खराब होते हैं, पैकेट खोला और खाना शुरू कर दिया। हम जितना ज़्यादा ईज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, हम उतना ज़्यादा बीमारियों की तरफ भी मूव करते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मिस मानूर, आपके पास कोई रेसिपीज होंगी, या फिर किस तरह से हम नट्स को बनाएं, या किस तरह से हम उसको इस्तेमाल करें सब्जियों के हवाले से? जैसे आपके पास जाहिर सी बात है, इतने पेशेंट्स आते हैं हुँ। गर्मियों सर्दियों हर सीजन में, तो आप क्या उनको रेकमेंड करती हैं? कुछ हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर कीजिए। हाँ जी, एक तो जैसे ना मैंने आपको डायवेटोलेट के नाम से ये डेट्स बेस्ड बार्स बता दिए हैं, ये यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा गचक हमने सुना होगा, मतलब नट क्रैकर्स के नाम से आती है, वो हम घर में बना सकते हैं। मतलब हम थोड़ा-सा बटर लेकर उसमें गुड़ डालें या शक्कर डालें, उसको पिघला लें। बाद में हमारे पास जितने भी नट्स हैं, तो उसको बीच में ऐड करें, उसको थोड़ा-सा पकाएँ इस तरह के वो थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी थिक हो जाए। फिर बाद में उसको किसी भी ग्रीस्ड बर्तन में डालकर, मतलब ग्रीस किए हुए पॉट में डालकर जो है वो उसको सेपरेट करके ठंडा कर लें, 5 से 10 मिनट में ठंडी हो जाती है। तो उसके छोटे-छोटे सही। पीसेस जो है वो हम बना के अगर रख लें, तो इससे ये होगा कि जब भी हमें टॉफ़ी खाने का या मीठे की क्रेविंग होगी, तो हम ये चीज़ कंज़्यूम कर सकते हैं। नट्स हैं, चूँकि हमने नट्स खाना है, फिर इसका एक पोर्शन साइज़ हमें पता होगा कि मतलब इतना सा बार अगर मैं यूज़ करूँगी एक टाइम पर, तो ये मेरे लिए मोर दैन इनफ है। तो ये चीज़ अगर बनाकर इसको स्टोर कर लिया जाए एयरटाइट बॉक्स में, कबर्ड में रख लिया जाए, फ्रिज में रख लिया जाए, तो ये चीज़ अगर कंज़्यूम करेंगे तो ये न्यूट्रिएंट रिच भी है और एक नेचुरल चीज़ भी, और घर में बनी हुई साफ-सुथरी भी है, जिसमें कोई भी केमिकल बिल्कुल। वगैरह नहीं है। इसके सही। अलावा जो फीमेल्स हैं स्पेशली, जो 40 इयर्स प्लस होती हैं, मतलब जो मेनोपॉज़ की फीमेल्स होती हैं, यानी उनकी बिल्कुल। बोन्स वगैरह जो है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। बॉडी के अंदर कुछ एस्ट्रोजन के साथ मैकेनिज़्म्स चल रहे होते हैं जो बोन मिनरल डेंसिटी कम कर रहे होते हैं। उनके लिए एक बड़ी अच्छी-सी मतलब रेसिपी है कि वो थोड़े से बादाम, फूल मखाने सही। होते हैं जो अखरोट होते हैं, और जो पॉपी सीड्स होते हैं, मतलब खसखस जिसको हम कहते हैं। वो ठीक है। अगर वो थोड़ी-सी, मतलब खसखस का ये होता है ना कि इससे नींद आती है और इस तरह से होता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल। बताऊँ, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, ये एक रिचेस्ट सोर्स है कैल्शियम का। और ये बोन सही। डिसऑर्डर्स में हमने स्पेशली रिकमेंड करना होता है, बिसाइड इसके साइड इफेक्ट्स, इसके जो बेनिफिट्स है ना वो ज़्यादा है। तो सही। अगर वो छोटा चम्मच खसखस का लेकर इन सब चीज़ों को मतलब सूखे बर्तन में, मतलब जिस तरह हम कहते हैं नॉन स्टिक के पैन में भून लें, बाद में इनका पाउडर बना के रख लें। रात को ठीक सोने है। से पहले वो एक नीम गर्म दूध के ग्लास में अगर ये बनाया हुआ जो सफूफ है उसका 1 चम्मच डाल के रात को सोने से पहले पी लेती हैं, तो इससे उनके जितने भी जोड़ों के और हड्डियों वगैरह के मसले हैं ना, वो खुद ब खुद ट्रीट होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सही। इसमें सही। ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं जो उनके जोड़ों में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो एक मतलब कहते हैं ना पानी है वो खत्म हो गया, इस वजह से हमारे गिट्टे और वो इस तरह दर्द करते हैं, कड़ाके बिल्कुल निकलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। वो जो बिल्कुल आवाजें कंडीशंस आ हैं रही ना, होती हैं। वो जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनको जो घुटनों में दर्द है या बाजुओं में, कोहनियों में, शोल्डर्स में अक्सर लोगों को पेन रहती है, वो चीज़ें ट्रीट हो जाएँगी। लेकिन फिर मैं यहाँ पे दोबारा यही बात मेंशन करूँ कि क्वांटिटी, एक छोटे चम्मच की 1 ग्लास में बात हो रही है। अगर आप इसको ओके। मतलब कहें कि बेनिफिट एक ही दिन आ जाए और ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो फिर साइड इफेक्ट्स आएँगे। सही। मुझे बस एक बात दोबारा से बता दीजिए कि इन सब चीजों को हमने हम वजन लेना है? जैसे आपने बताया बादाम, फूल मखाने,
और अखरोट और साथ खशखाश, इनकी खशखास। क्वांटिटी जरा बता दें। जी जी, क्वांटिटी हाँ जी, बता मैं दें। बताती हूँ। 6 से 7 बादाम, 2 चम्मच फुल मखाने, मतलब फुल मखाने का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो 2 टेबल स्पून के अंदर जितने भी आ जाएं, 2 से ठीक 3 है। अखरोट सिर्फ, और ठीक एक है। छोटा चम्मच खशखाश का। ये ठीक है, सब चीजें जो है टीस्पून। ना वो एक टाइम पर, मतलब इसका आप एक दफा पाउडर बना के देख लें तो ये तकरीबन छोटा चम्मच बनता है बस। ये सही। चीजें, मतलब मिकदार ठीक आप है। हम मिकदार ना लें, लेकिन जिस तरह मैंने बताया अगर उसको डबल रेशो करती जाएंगी तो इसके मुताबिक फिर ये सारा कुछ भी डबल डबल होता चला जाएगा। सही। और इसको नीम गर्म दूध में डाल के जो है ना वो आपने लेना है, तो ये बेनिफिशियल होगा आपकी बोन्स के लिए भी, और ये दिमाग के लिए भी बड़ा अच्छा है। मतलब दिमाग को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं, जिनको मेमोरी वगैरह का इशू होता है ना, उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा नुस्खा है कि मतलब अगर यूज करते हैं तो उनकी मेमोरी बूस्ट हो जाती है। सही, पहले से बेहतर हो जाती। इसके अलावा बताइए, इसके अच्छा अलावा सूप अगर वगैरह, अगर जैसे सर्दियां हैं और हम्म ऑरेंजेस होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इसके अलावा वेजिटेबल्स का सूप कैसे लिया जा सकता है, ये भी जरा। कुछ लोग नट्स वगैरह इतना शौक से नहीं खाते, ठीक है, तो बाकी उनके लिए मुतबादिल चीजें बता दीजिए कि वो कैसे ले सकते हैं, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी, वो वार्म अप भी रहे और सर्दियों से फायदा भी उठाएं, जो भी सर्दियों की खुराक है उनके लिए। इसमें फर्स्ट थिंग इज के, एक मैंने लास्ट वीडियो में भी जब मैंने आपके साथ आई थी तो मैंने एबीसी जूस की बात की थी। तो अब ओके। सर्दियां आ गई हैं, हमारे पास लाल रंग की गाजरें भी आ गई हैं, हमारे पास बीट रूट भी आ गया है और एप्पल्स भी आ गए हैं। अगर हम एबीसी ठीक है। जूस को सर्दियों में डेली बेसिस पर ब्रंच टाइम में, मतलब नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान में अगर हम एक ग्लास ले लेते हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे जिस्म में मतलब ये नट्स वगैरह खाकर या इस तरह की जगह की गर्मी हो जाती है, ये उस चीज को ट्रीट करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप सही। इसको थोड़ा सा मेटाबॉलिक बूस्टिंग की तरफ लेके जाना चाहती हैं, इसमें थोड़ा सा जिंजर भी ऐड हो सकता है और लेमन सही। जूस ऐड हो सकता है, तो इसकी पैलेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, स्किन ग्लो करती है। एंड सीरियसली मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, वो जब आफ्टर 15 डेज मेरे पास आते हैं तो उनकी स्किन बता रही होती है कि उनके साथ कुछ किया गया है। वो जो नेचुरल हम वाह। कहते हैं ना गाल लाल हो जाना और आईज ब्राइट हो जाना, तो अगर हम एबीसी जूस मतलब ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान में ले रहे हैं एक ग्लास, तो उससे जो है ना वो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। जितने भी हेपेटाइटिस या जिगर के मसाइल के साथ लोग आते हैं और जिनकी बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं, जिनको गट के इश्यूज होते हैं, अगर वो एक ग्लास एक दिन में ले लेते हैं तो ये उनके लिए डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करेंगे और उनको लिवर के जितने भी मसाइल वगैरह हैं तो वो उनको भी ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा फिश, सही। जिस तरह सर्दियाँ आती हैं आपको पता है कि मछली वगैरह अब इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। मेजरली गर्मियों में हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सर्दियों में करते हैं। तो अगर हम हफ्ते में 2 से 3 दफा मछली खा लेते हैं, मैं फ्राइड फिश की बात नहीं कर रही, मैं स्टीम या ग्रिल्ड की बात कर रही हूँ, जो हेल्दी वे में हम कुक करें। अगर हम वो कंज्यूम करते हैं तो उससे भी जितने भी हमारे हड्डियों के और वो जो सर्दी लगना और मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हमें बेसिकली चाहिए होते हैं सर्दियों में, ओमेगा 3 ओमेगा 6 बिल्कुल। फैटी एसिड्स वगैरह चाहिए होता है, तो वो हमें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिल सकते हैं फिश से। और हमारे पाकिस्तान में चूंकि हम हमेशा बात करते हैं कि चीप सोर्स क्या है या किस तरीके से खाई जा सकती है, तो इसमें यह है कि जो सिरी कंडे होते हैं बेसिकली, मतलब जो मछली के मतलब फालतू हम करके फेंक देते हैं, जो सिरी कंडे होते हैं, अगर हम उसका शोरबा बना के पी लेते हैं, तो वो जो शोरबा होता है वो सही। इतना ज्यादा न्यूट्रिएंट डेंस होता है कि वो एक रिचेस्ट सोर्स होता है हमारे पास प्रोटीन का। और अगर हम उसको सही। नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं, नाश्ता हमारा प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए, तो अगर हम उसको नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो वो एक बहुत ज्यादा हेल्दी, मतलब हमारे पास मील हो जाएगा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने का और खुद को भी हेल्दी रखने का। सही। ये जो आपने एबीसी जूस की बात की है, इसकी मिकदार जरा बता दें कि एक ग्लास या जितना भी, एक पर सर्विंग कितनी होनी चाहिए इसमें? हम कितना चुकंदर ऐड करें, सेब, या फिर साथ आपने कैरेट की बात की है, ये थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए। इसमें यह है कि 1 से 1.5 ग्लास बनाना होता है। अगर आप एक दरमियाने साइज की गाजर ले लेते हैं, आधा या थोड़ा सा ज्यादा चुकंदर ले लेते हैं और एक दरमियाने साइज का सेब ले लेते हैं और इन तीनों को जूसर में डाल के इनका जूस निकाल लेते हैं। 1 इंच या इससे मतलब थोड़ा सा बड़ा अदरक का पीस लेकर उसको भी इसी तरह सही। जूसर में डाल के उसका भी एक्सट्रैक्ट निकाल ले और आधा नींबू बीच में निचोड़ लेते हैं, तो ये एक बंदे सही। की सर्विंग इजीली तैयार हो जाती है, ऑलमोस्ट 1-1.5 ग्लास बन जाता है। सही। गुड। अच्छा, मुझे जरा बताएं कि ये जो सदियों से हमारे यहाँ एक रवाज चला आ रहा है कि मूंग की दाल, उसमें नट डाल या चने की दाल या मिक्स दालें होती हैं, और पंजीरी वगैरह,
ये भी हेल्दी होते हैं क्योंकि लोग इन चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक खास ट्रेडिशन है हमारे ईस्टर्न सोसाइटी की, और इतने सदियों से चली आ रही है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? देसी घी ये में डाल एक के बनाना और ये सारा कुछ। ये हेल्दी है अगर हम इसमें देसी घी की क्वांटिटी थोड़ी सी मैनेज कर लें, क्योंकि हम पूरे पूरे मतलब वो पैकेट और आधा आधा पौना पौना किलो 2-2 किलो भी घी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और चूंकि हमने बल्क क्वांटिटी में बनाना होता है, बिल्कुल। अगर हम घी की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें, नट्स वगैरह वही यूज करें जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, लेकिन जब हम इसको खाने पर आए तो फिर भी उसकी क्वांटिटी का मेजर ध्यान रखें। मतलब एक ही टाइम पर दो दो या तीन तीन बिल्कुल जो हमने ऐसे। पिनिया या बॉल्स लाइक बनाए हुए होते हैं, बार जो हमने तैयार किए हुए होते हैं, अगर हम उसका पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं, दे आर वेरी हेल्दी। और ये एक्चुअली इसमें नट्स और सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी इसमें डल रहे होते हैं, अलसी की मतलब अलसी वगैरह डल रही होती है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। बिल्कुल लेकिन वही कि हम पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। सही, तो फिर वो ज्यादा बेनिफिशियल। अच्छा, लास्ट में आप ज्यादा विंटर सीजन के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जरूर, जिस तरह हम विंटर सीजन में बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, तो इट्स नेसेसरी कि हम बैलेंस्ड मील लें। दिन में 3 टाइम का खाना जरूर खाएं, नाश्ता जरूर करें और नाश्ते में अंडा जरूर लें। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर का मसला है, वो हफ्ते में 2 से 3 दफा लें, लेकिन एक नॉर्मल इंसान हफ्ते में मतलब डेली बेसिस पर अगर एक अंडा खा रहा है तो वो हेल्दी है उसके लिए, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है। दोपहर का खाना जरूर खाएं और रात का खाना जो है वो कम खाएं, और सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खाएं, ताकि खाना हजम हो जाए आपके बेड पर लेटने से पहले पहले, ताकि आपको कोई भी गट वगैरह का इस तरह का मसला ना आए। पानी आप नीम गर्म इस्तेमाल करें या ताज़ा पानी इस्तेमाल करें, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, और दिन में से कम 10 से 15 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ, ताकि आप प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रहें। जहाँ तक बात है ये नट्स वगैरह की, तो जिस तरह मैंने बताया कि डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह भी बताई हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खाएँ। ये मतलब जब आपके सामने नट्स आएँ तो ये ना समझें कि दिस इज़ फॉर द लास्ट टाइम, दोबारा भी आपके सामने आएँगे, आखिरी दफ़ा समझ के ना खाएँ। सही। थोड़ी-सी अमाउंट में खाएँ ताकि उसके बिल्कुल। आपको बेनिफिट्स भी, कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह ना आए। और वन मोर थिंग, जिनको कोल्ड और कफ वगैरह का मसला आ जाता है, उनके लिए जिंजर टी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अदरक का कावा जिस तरह हम बनाते हैं, या सही। अदरक की चाय अगर आप बना के पीते हैं, तो अगर आपका गला खराब है या ज़ुकाम वगैरह है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है जो जिंजर है, तो उससे भी जो है ना आपके मसाइल हल हो सकते हैं। तो शाम के टाइम बजाय इसके कि आप सही। दूध वाली चाय पिएँ, आप कोशिश करें अदरक का कावा ले लें, उसमें शहद डालें, उसके भी थोड़ा-सा सही। नींबू डालें, ताकि विटामिन सी भी जाता रहे और आपका जो सर्दी वाला मसला है, वो भी ठीक हो जाए। अच्छा, ये खाली अदरक का कावा है जिसको आपने पानी में बॉईल करके, या दूध वगैरह ऐड नहीं करना, ये कैसे होगा हाँ जी, अदरक इसको? का कावा भी कुछ लोग पीते हैं, लेकिन अदरक वाली चाय भी पीते हैं। मतलब इसी तरह अदरक का कावा निकाल के उसमें पत्ती डाल के बाद में दूध डाल के चाय की फॉर्म में भी लिया जा सकता है, अगर आप टी एडिक्टेड है तो। जी जी। लेकिन अगर वैसे ही अगर आप लेते हैं, वो सही। ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब खाली पानी वाला जो हम कावा बनाते हैं ना, उससे वेट लॉस भी बहुत अच्छा होता है और आपका गट भी हेल्दी रहता है। जितने भी मैदे के मसाले हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं जिंजर टी से। ठीक है। मिस मानूर, क्या ये छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है कहवा, ताकि वो सर्दी से महफूज रहें और गर्म रहें, वार्म अप रहें? दिया जा सकता है, लेकिन इसमें छोटे ये है बच्चों। उनकी क्वांटिटी पे, जैसे अगर बड़ा मतलब एडल्टहुड है या कोई ओल्डर पीपल है, वो 1 कप ले रहे हैं, तो बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम चम्मच के हिसाब से देंगे, सिर्फ 1 से 2 चम्मच। जो थोड़े से बड़े होंगे, ठीक उनको है। आधा पौना कप, मतलब इस तरह से दिया जा सकता है। इस तरह नुकसान से। कोई नहीं है, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम, आज हमारे साथ आप आई और आपने हमें हमारे साथ कोऑपरेट किया और प्रोग्राम को जो है मैनेज किया। थैंक यू सो मच। और ये मेरा ख्याल है पूरी सर्दियों का एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जिसमें हाँ जी। छोटे बड़े बच्चों के लिए, स्कूल गोइंग के लिए, खवातीन के लिए, बूढ़ों के लिए और बीमारों के लिए डिफरेंट रेसिपीज और रेमेडीज हैं, ताकि वो सर्दियों में सेहतमंद रहे। सेहतमंद रह सकते। जी नाज़रीन, आई होप कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसको ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। एक्चुअली आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। दूसरी बात ये कि मिस महानूर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना हो आप ज़रूर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।